हैं आप? नहीं, वो लोग जानते हैं आप लोग गोदी मीडिया का, आप गोदी मीडिया कहाँ से हैं? वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। निर्लज्ज हैं ये सांसद, निर्लज्ज। ये सर्टिफिकेट देंगे कि कौन सा मीडिया कौन सा है। इसका मतलब ये लेजिटिमाइज कर रहे हैं कि जो इनके साइड वाला मीडिया है कभी उधर साइड या इधर साइड चला जाए तो वो गया ही क्यों, वरना उसका तो पिटाई हो जाएगा। वाह कल्याण बनर्जी वाह। आज ही महिला सांसदों पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए इन्हें पूरे सत्र से निलंबित किया गया है। ये बताएंगे, ये कह रहे हैं जो पत्रकारों के साथ हुआ वो सही हुआ। सांसद महोदय, अगर हिंसा को जायज ठहराने के लिए ये कुतर्क करना पड़े तो आई एम सॉरी, शेमफुल। फिर बंगाल में जो आपके नेताओं के साथ हो रहा है, जो अंडा ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, भीड़ के हत्थे चढ़ जा रहे हैं, आप ही के तर्क से मुझे बताइए वो ठीक है कि गलत है? मेरी उन तमाम युवाओं से गुजारिश है, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डूम स्क्रॉलिंग करते हुए ये हमेशा याद रखिएगा, ये 30 सेकंड की रील आपको सिर्फ वही दिखाती है जो आप सोच रहे हैं, जो दिखाने वाला सोच रहा है कि आप देखें। जो दिखाने वाला आपको दिखाना चाहता है वही आप देख रहे हैं। आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक। किसी एक वीडियो को देखकर अपनी राय बना लेना अपने दिमाग की चाबी किसी एल्गोरिथम के हाथ में थमा देने जैसा है। अगली बार जब कोई रील देखकर आपको गुस्सा आ जाए, खून खौले, आंखें भर आए, तो बस 5 सेकंड रुकिएगा और पूछिएगा, क्या आपको पूर्ण सच मालूम है? जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें और नारे सामने आए जो संदेह को जन्म देने वाले हैं। प्रदर्शन के दौरान अचानक जो मंशा सामने आई, संसद को उखाड़ देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, प्रधानमंत्री मेरा बस चले तो गोली मार दूं कह देने वाले, न जाने कैसी कैसी बातें। ऐसी बातें कोई आम छात्र नहीं कर सकता है। ऐसी बातें नीट की परीक्षा में जाने वाला, उसे अटेम्प्ट करने वाला छात्र कह दे, ये मैं मान ही नहीं सकती। ये बातें उस मानसिकता का उदाहरण है जो दिखाती है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत का एक जहर बोया जा रहा है। जिसे माइक मिला उसने बिना किसी तथ्य के, बगैर किसी आंकड़े के आरोप लगाना शुरू कर दिया, अभद्र बातें कहना शुरू कर दिया। ऐसी बातें कोई आम छात्र कह दे, ये हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं आपको कुछ डिटेल आंकड़े देना चाहती हूं जिससे आपको भी क्लियर हो सके कि कहां हम खड़े हैं और असलियत क्या है। बोर्ड बाबू को प्रणाम कर दीजिए भैया। ये है नीट यूजी की टाइमलाइन। क्या है? इसी पर सारा मामला चल रहा है ना। 3 मई 2026 क्या हुआ? नीट का पेपर लीक हुआ। डेट देखते जाइएगा। फिर आती है 12 मई, 3 मई के बाद, ठीक है, परीक्षा रद्द करने की घोषणा होती है। क्या होती है? लीक हुआ पहले, फिर घोषणा हुई। फिर आता है 21 जून, परीक्षा आयोजित की जाती है। और ये कितना दिन होता है? ये होता है 41 दिन। 41 दिन के अंदर, ये यहां दिख जाएगा आपको, 41 दिनों के अंदर वापस परीक्षा आयोजित हो जाती है। फिर आती है 16 जुलाई, नतीजे घोषित हो जाते हैं। फिर 20 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल होते हैं। इस वाली जो वापस 21 जून को होती है ना परीक्षा आयोजित, उसमें लगभग 20 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल होते हैं। और 11,21,185 बच्चे अगले चरण के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। कितने? 11,81,185 बच्चे अगले फेज के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। यानी नीट की परीक्षा को लेकर जिस तरीके का हंगामा यहां पर जंतर मंतर पर बना हुआ है, उस नीट की परीक्षा में लगभग 11,21,185 बच्चे पास होकर अगले राउंड में जा चुके हैं।
असल में नीट पेपर लीक होने से जिन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, उन्होंने मेहनत की और बाहर निकल आए, और जिन्होंने सच में झेला उनका क्या कहना है आप खुद सुन लीजिए। So initially I was sad and despaired that the exam got cancelled. So I thought to myself that अब रोने धोने से कुछ होगा नहीं. So I just got myself together and started focusing on, like, I followed my regular schedule that was before NEET, the first NEET, and just thought that I should give it my all and see it that God has given me an opportunity for scoring better, because He knows that I can score better. मतलब जिसने भुगता वो दोबारा परीक्षा देकर आ गया। आपदा में भी मेहनत के बूते खुद के लिए अवसर तैयार कर दिया, लेकिन उनका क्या जो बर्गर खा रहे थे, आस्था को ठेस पहुंचा रहे थे, सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर रहे थे, परिवर्तन की लौ जगा रहे थे, कौन थे ये लोग, कहां से आ रहे थे? अचानक ये धरना स्थल दुनिया भर के लोगों के लिए वो इलाका बन गया जहां पर खाना ऑर्डर करके भोजन भेजा जाने लगा। कोई अमेरिका से खाना ऑर्डर कर रहा है, कोई बांग्लादेश से खाना ऑर्डर कर रहा है। मतलब जंतर मंतर के उस आंदोलन में जो भूख हड़ताल से शुरू हुआ था, जो अनशन से शुरू हुआ था, भूख की चिंता बांग्लादेश के लोगों को सता रही है। यही चिंता कई सवालों को जन्म दे रही है। भारत में वैसे भी कोई नेता या कोई जो वहां पर प्रदर्शनकारी है ये कहता हुआ सुनाई दिया है ना, ख्वाहिश जताता हुआ सुनाई दिया है कि यहां भी नेपाल और बांग्लादेश जैसी क्रांति हम ला देंगे। क्रोनोलॉजी समझिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ बेवकूफ लोग अपने जहन में डाले हुए, ये कभी हो नहीं सकता है। और हम ये क्यों कह रहे हैं मैं समझाती हूं। भारत के पड़ोस बांग्लादेश में, ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या था, फिर आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। जून 2021 में वहां के अखबारों में यह दावा किया गया कि अमेरिका बांग्लादेश से सेंट मार्टिन द्वीप की मांग कर रहा है। कौन से द्वीप की? सेंट मार्टिन द्वीप की। कौन कर रहा है? अमेरिका मांग कर रहा है। यहां मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका की इस मांग को खारिज कर दिया। बात खत्म मान ली गई है ना। लेकिन बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को सरकारी नौकरियों में विवादास्पद 30% आरक्षण बहाल करने का आदेश दिया। मतलब वो अलग दिन है और अब ये अलग दिन। और अचानक छात्रों का गुस्सा फूट जाता है। आदेश कोर्ट का था, लेकिन कथित छात्र आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। हंगामा इतना बड़ा कि आखिरकार 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। और फिर अचानक एंट्री हुई मोहम्मद यूनुस की। सरकार के अगुवा बन गए, बड़ा चेहरा बन गए। ये बांग्लादेश में सब कुछ हुआ। अब मोहम्मद यूनुस जैसी ही सत्ता में आए, बांग्लादेश सरकार सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर अमेरिका से करार करने की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि बांग्लादेशी फौज ने इसका विरोध किया और कहा कि यह फैसला चुनी हुई सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। बाद में शेख हसीना ने अपने बयान में कहा कि अगर वो सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को सौंप देती तो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वो रहती। श्रीलंका और नेपाल में भी अचानक सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़का। युवा सड़क पर उतरे। कुछ ही घंटों में सालों से सिस्टम चला रही सरकारों को हटा दिया। और यह सब इतना अचानक हुआ कि जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक सरकारें बदल चुकी थी। अब भारत आ जाइए। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भारत सख्त तेवर अपनाए हुए है। अमेरिकी कृषि प्रोडक्ट के लिए भारत किसी कीमत पर अपना बाजार खोलना नहीं चाहता। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के कारण चीन घबराया हुआ है। और इस बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं। क्या आप भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं? कुछ युवा ऐसे हैं जो रोजगार नहीं मिलने और किसी पेशे में जगह न बना पाने के कारण
कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। यह सीजीआई की तरफ से दिया गया बयान था। इस बयान के अगले ही दिन कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक सोशल मीडिया पेज बन जाता है और 2 हफ्तों के अंदर लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोग इस पेज को फॉलो करने लगते हैं। 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया पर पेज बनता है। इससे पहले 12 मई 2026 को नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक होने की ऑफिशियल जानकारी सामने आती है। पेपर लीक की जानकारी सामने आने के 48वें दिन कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले सोनम वांगचुक अमरण नहीं था, वो अनशन था। अनशन शुरू करते हैं और अनशन शुरू होने से ठीक 23वें दिन दिल्ली में उग्र भीड़, मतलब वो अनशन शुरू हुआ उसके 23वें दिन दिल्ली में उग्र भीड़ संसद की तरफ बढ़ती है। शुरू में वो उग्र नहीं होती है, अलग अलग जगह से छात्र आते हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन अचानक बीच में ये भीड़ उग्र हो जाती है, बैरिकेड्स तोड़ने लगती है, स्प्रे करने लगती है, पुलिस पर हमला करने लगती है, पथराव करने लगती है। इसी भीड़ में संसद उखाड़ने, नेपाल बनाने की बात होती है। बांग्लादेश में गुस्साई भीड़ के निशाने पर वहां की पहचान थी, वहां का मीडिया था। भारत में भी भीड़ के निशाने पर यहां का मीडिया था। दिल्ली के प्रदर्शन में भी आरोप यही लगे कि प्रदर्शन के दौरान संदेश दिया गया, इंटरनेट बंद होने पर ब्लूटूथ से चलने वाले ऐप का इस्तेमाल करें। एक किट तैयार हुआ। सोशल मीडिया पर कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ये दावा करते हुए दिखाई दिए कि उन्हें दिल्ली में प्रोटेस्ट के समर्थन में रील बनाने के लिए 40 से 65,000 रुपए प्रति रील देने के ऑफर मिले। और ऐसी चीजें हमारे पड़ोसी देश में भी दिखी। बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक सत्ता परिवर्तन के पीछे एक डीप स्टेट वाली थियरी सामने आई। अब सवाल यह है कि ये डीप स्टेट है क्या, ये काम कैसे करता है, आप जानना चाहेंगे ना। डीप स्टेट गेम्स नाम की एक किताब है। उस किताब के मुताबिक डीप स्टेट एक ऐसा गुप्त या अनौपचारिक नेटवर्क होता है जो किसी देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के समानांतर काम करता है, लेकिन उसकी जानकारी कभी पब्लिक में आती ही नहीं। ये डीप स्टेट पश्चिम के देशों की फंडिंग पर निर्भर रहता है और वो फंडिंग कभी लोकतंत्र की रक्षा, कभी लोकतंत्र की मजबूती, कभी मानवाधिकार की रक्षा के नाम पर एनजीओ के माध्यम से देश में आती है। एनजीओ का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो संगठन जो सरकारी नहीं है लेकिन लोगों की मदद के लिए दान का पैसा इकट्ठा करने के लिए काम करती है। दान का पैसा इकट्ठा करती है और उसके बाद उनके लिए काम करती है। भारत में तो इन एनजीओ का विशेष लगाव भारत से। देश में आज की तारीख में 37 लाख एनजीओ है। कितने? 37 लाख, जिनमें से विदेश से दान लेने के लिए बने एफसीआरए कानून के मुताबिक 16,000 रजिस्टर्ड एनजीओ हैं, जिसे हर साल 22,000 करोड़ रुपए विदेशों से दान मिलता है। अब सरकार विदेश से आ रही इसी 22,000 करोड़ रुपए पर नजर रखने के लिए एफसीआरए कानून को कड़ा कर रही है। नए एफसीआरए कानून में विदेशी चंदों से बनी संपत्तियां एनजीओ खत्म होने के बाद सरकार के कंट्रोल में आ जाएंगी। यानी कोई भी संपत्ति जो विदेशी चंदे से बनी है उसे सरकार तब अपने कंट्रोल में ले सकती है जब एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाए या एनजीओ अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दे और यह ना बता पाए कि उसके अकाउंट में ये फला पैसा कहां से आया और यहां से अगर आया तो ये गया कहां। सरकार के इस फैसले का विरोध देखने को अब तक मिल चुका है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एफसीआरए एक्ट का विरोध करती हुई दिखाई दी है, बहुत सी, और इसे एनजीओ पर उसने हमला भी बताया है। और यह तो बहुत पहले से कहा जाने लगा था कि हिंदुस्तान की तरक्की बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और यह कहते हुए हम यह भी नहीं भूल रहे हैं कि परीक्षा के पेपर्स अगर लीक हो रहे हैं तो सिस्टम में दीमक तो लगी है। सोचा है कभी भारत में
अनेकों ऐसे मंदिर हैं जिनके प्लानिंग को अगर आप देखेंगे, डिजाइन को आप देखेंगे, तो दुनिया के बड़े बड़े अजूबों को भूल जाएंगे। सोचा है कभी? एक ऐसा मंदिर आज आपको दिखाती हूं जिसकी ईंटें पानी पर तैरती हैं। सच बता रही हूं। तेलंगाना के मुलुगु जिले में भगवान शिव का एक मंदिर है, रामप्पा। 13वीं सदी का ये मंदिर है और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में यह है। पूरे भारत का अकेला ऐसा मंदिर है जिसका नाम किसी भगवान या किसी राजा के नाम पर नहीं है। पता है किसके नाम पर है? इसे बनाने वाले मुख्य शिल्पकार रामप्पा के नाम पर, इसीलिए इसे रामप्पा का मंदिर कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर का असली जादू पता है क्या है? इसे बनाने का तरीका। मंदिरों को जिन भारी पत्थरों से बनाया जाता है वो पानी में डूब जाते हैं, है ना? लेकिन रामप्पा मंदिर का शिखर जिन ईंटों से बना है वो इतनी हल्की है कि पानी में डूबने की बजाय वो तैरने लगती है। पता है क्यों? डेंसिटी की वजह से। इन ईंटों की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। अब ऐसा भला क्यों? क्योंकि मिट्टी में बबूल की लकड़ी, भूसी, हरड़ के मिश्रण का इस्तेमाल करके इन ईंटों को बनाया गया और ये ईंटें बन गई स्पॉन्ज जैसी हल्की, लेकिन चट्टान की तरह मजबूत। मंदिर के मुख्य मंडप में काले बेसाल्ट पत्थरों को तराशा गया है। जब आप इन खंभों के खास बिंदु पर जाकर थपथपाते हैं तो यहां से आवाज आती है सारेगामापा की। इसी अद्भुत कारीगरी को देखकर मशहूर इटालियन यात्री है मार्को पोलो। जब इस मंदिर को देखा तो भैया हैरान हो गए और कहा कि मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा है रामप्पा मंदिर। चलिए भाई, हम भी घंटी बजा देते हैं। हमें अब इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 8:50 पे। फिलहाल जाना होगा, लेकिन कहाँ मिलेंगे कल? न्यूज़ की पाठशाला में। 8:50 में। नमस्कार।